हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर, माई सेल्फ विशाल सर। और बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम ग्रामर को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से पढ़ने के साथ साथ जो है हम इसको एकदम अपर लेवल तक ले जाएंगे। ठीक है, वेदर देन हमें आगे चाहे जिस चीज की तैयारी करनी हो, हमारे लिए एकदम मजबूती से जो है ग्रामर को तैयार करना है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जो है वो टेंस है। तो टेंस क्या होता है, पहले हम टेंस को जान लेते हैं। देखिए, अलग अलग समय पे बच्चों अलग अलग घटनाएं होती हैं। ठीक है, कोई भी क्रिया यानी कोई भी एक्शन किसी समय हो सकता है, वो भूतकाल में भी हो सकता है, यानी वो समाप्त हो चुका है, वो हो रहा है या फिर होने वाला है। तो जो भी एक्शन हो रहा है वो वर्तमान काल होता है। जो कुछ समाप्त हो चुका है यानी खत्म हो चुका है, पहले से हो चुका है, वो भूतकाल होता है। और जो होने वाला है वो भविष्य काल होता है। तो टेंस यानी इसी जो ये घटनाओं का क्रम है, ये जिस समय में हो रहा है उसी समय को हम लोग टेंस बोलते हैं। और टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं बच्चों? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पहला क्या होता है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है बच्चों पास्ट टेंस। और तीसरा होता है आपका फ्यूचर टेंस। तो बच्चों, टेंस कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हमें इसको बहुत ही, ये सबसे बेसिक चीज होती है ट्रांसलेशन में, ग्रामर में सबसे बेसिक होता है आपका टेंस। टेंस पे ही आपका आधारित है एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। और आपका जो पैसेज है वो भी टेंस पे ही आधारित है। तो हमें ध्यान रखना है कि इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमको प्रिपेयर करना है। तो टेंस टोटली 3 प्रकार के हो गए। सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस। इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों वर्तमान काल। वर्तमान वर्तमान काल। दूसरा है आपका पास्ट टेंस, इसको कहते हैं भूतकाल। और तीसरा आपका फ्यूचर टेंस, इसको कहते हैं बच्चों हिंदी में भविष्यकाल। तो टेंस 3 प्रकार के हो गए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। इनकी पहचान भी होती है बच्चों। जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हूं, हो या फिर हैं, यानी इन चारों में क्या कॉमन है? हा कॉमन है, हा। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में हा शब्द आएगा, इन चारों में से कोई एक, वो हमारा वर्तमान काल होता है। ऐसे पास्ट टेंस की पहचान होती है था, थी, थे। इसमें क्या कॉमन है? था शब्द। तो इसकी पहचान हो गई था, थी, थे। ऐसे भविष्य काल में इसकी पहचान होती है गा, गी, गे। यानी वाक्य के आखिरी में गा, गी, गे, यानी गा शब्द कॉमन है बच्चों। गा शब्द आएगा तो हमारा होगा भविष्य काल। अब इस पहचान के लिए तथा कौन सी सहायक क्रिया किस टेंस में यूज करते हैं ये भी हम देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज, एम, आर। भूतकाल में यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब वाज, वेयर। और भविष्य काल में यूज करते हैं विल बी और शैल बी। लेकिन बच्चों, ये जितनी भी सहायक क्रिया हैं ये केवल सिंपल टेंस के लिए होती हैं। सिंपल टेंस यानी जहां पे कोई घटना नहीं हो रही होती, एक कोई स्थिति होती है या फिर नहीं होती है, वो सिंपल टेंस होता है। जैसे उदाहरण के लिए कहा जाए, मैं एक अध्यापक हूं या तुम एक छात्र हो। मैं एक अध्यापक हूं। तो सबसे पहली चीज देखो बच्चे, इसके आखिरी में हा शब्द आया है, यानी ये प्रेजेंट टेंस है। पहचान से हमने पहचान लिया कि ये हा शब्द आया है तो प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई एक यूज होगा। ठीक है,
और दूसरी चीज पहचानो, मैं एक अध्यापक हूं। देखो इस वाक्य में कोई काम हो रहा है? कोई भी काम नहीं हो रहा है। एक स्थिति है कि मैं एक अध्यापक हूं, या तो हूं या फिर नहीं हूं। तो जहां पे कोई काम नहीं हो रहा होता है वो सिंपल टेंस होता है। तो बनाते हैं इसको, आई एम ए टीचर। ठीक है बच्चों। ऐसे पास्ट टेंस में भी तुम एक राजा थे। पहचानेंगे कैसे? देखो वाक्य के अंत में था शब्द आया है, तो था शब्द से हमने पहचान लिया कि ये पास्ट टेंस है, और ये सिंपल पास्ट टेंस है तो उसमें वाज और वेयर लगेगी। आप कहोगे सिंपल कैसे है सर? देखो इसमें कोई काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, कोई क्रिया कोई एक्शन हो रहा है। तुम एक राजा थे, एक कंडीशन है, एक स्थिति है, तुम थे या फिर नहीं थे। ठीक है, तो यू वेयर ए किंग। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम पहचानेंगे था शब्द से, तो ये पास्ट टेंस हो गया हमारा, और पास्ट टेंस के लिए हम सहायक क्रिया यूज करेंगे वाज या वेयर। ऐसे फ्यूचर में आते हैं, जैसे एग्जांपल ले लो, वह एक सुंदर लड़की होगी। तो देखो बच्चों, इसमें गा आया है आखिरी में, और गा से हमने पहचान लिया कि भविष्य काल है, फ्यूचर टेंस है। और फ्यूचर टेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है सिंपल फ्यूचर में, वो विल बी या शैल बी। आप कहोगे सिंपल कैसे सर? देखो इसमें कोई घटना हो रही है, कोई एक्शन हो रहा है, वह एक सुंदर लड़की होगी। कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। तो सी विल बी ए ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या समझा कि टेंस जो होता है वो घटनाओं का क्रम होता है, घटनाओं का जो है एक समय होता है। ठीक है, जो घटनाएं जिस समय में होती हैं उसी घटना के क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं, टेंस कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सबकी पहचान अलग अलग होती है और सबकी सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब भी अलग अलग होती है। लेकिन जब घटनाओं में एक्शन होगा, यानी जो घटनाएं हो रही हैं उसमें कोई क्रिया मौजूद होगी, तब टेंस को हम कैसे बांटते हैं अलग अलग भागों में, उसको हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा कि टेंस जो है तीन प्रकार का होता है। ठीक है, अब उन तीनों के अलग अलग पार्ट होते हैं, उसको हम देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला टेंस हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने बच्चों पास्ट टेंस, और तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। तो टेंस टोटली तीन प्रकार के हो गए। अब इन तीनों के चार चार अलग भाग होते हैं। इन तीनों के चार चार अलग अलग भाग होते हैं, चारों की अलग पहचान होती है, चारों की अलग अलग सहायक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट टेंस है तो इसको चार भागों में बांटते हैं, पास्ट टेंस है उसके चार, फ्यूचर है तो उसके चार। तो चार चार आठ, चार 12, टोटल हमें 12 टेंस के टोटल 12 भाग पढ़ने हैं। तो कौन कौन से होते हैं पहले उनको देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है हमारा बच्चों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा होता है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
चौथा होता है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहां कॉन्टिन्यूअस और टेंस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है, तो चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे पास्ट के भी 4 होते हैं। पास्ट के भी 4 होते हैं बच्चों। सबसे पहला होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, दूसरा होता है आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है बच्चों पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो टोटल हमने क्या देखा बच्चों कि 4 प्रेजेंट के हो गए, 4 पास्ट के। ऐसे फ्यूचर के भी 4 होते हैं। फ्यूचर के भी 4 होते हैं बच्चों, 4 पार्ट। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, दूसरा होता है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा होता है बच्चों फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा यहां भी होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो बच्चों फाइनली हम लोगों ने देखा कि प्रत्येक टेंस, जो 3 प्रकार के टेंस होते हैं, तीनों के 4-4 पार्ट होते हैं। तीनों में इंडिफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस सब में जो है कॉमन होता है। तो प्रेजेंट के 4, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ऐसे पास्ट के, ऐसे फ्यूचर के। तो अब ये जो टोटल 12 हैं, इन 12 की अलग अलग पहचान होती है, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती है, अलग अलग सहायक क्रिया होती है, और हम 1 बाय 1 इसको स्टडी करेंगे। लेकिन टेंस को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि सेंटेंस मेकिंग कैसे होती है, एक सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, उसमें सब्जेक्ट कौन क्या होता है, सब्जेक्ट को कैसे ढूंढते हैं, वर्ब क्या होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंप्लीमेंट क्या होता है। हम थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, फिर हम टेंस को जो है आगे अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जो है इसको स्टडी करेंगे। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आगे आप लोगों को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढना बताता हूं। तो बच्चों चलो अब हम लोग देखते हैं एक वाक्य कैसे बनता है। कोई भी वाक्य होता है, कोई भी सेंटेंस, तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या फिर कंप्लीमेंट, ये चीज कॉमन होती है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे एक वाक्य की जो है रचना होती है। अब हम देखते हैं सब्जेक्ट को ढूंढते कैसे। कोई भी एक वाक्य दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल तुम मुझे पैसे दे रहे हो। मान लीजिए ये आपका एक वाक्य दिया गया है और इस सेंटेंस में पूछा जाए आपसे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, यानी सब्जेक्ट करता क्या है, आपका सब्जेक्ट इसमें क्या है।
तो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए बच्चों हमारे पास एक प्रश्नवाचक शब्द होता है जिसको कहते हैं हु। हु मीन्स होता है कौन या किसने। तो किसी भी वाक्य में कौन या किसने से प्रश्न करने पर जो कुछ भी उत्तर में प्राप्त होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। तो किससे हम प्रश्न करते हैं? हु मीन्स कौन या किसने से प्रश्न करने पर, यानी उससे प्रश्न करते हैं और जो हमें उत्तर में मिलेगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो हम इस वाक्य में देखते हैं तुम मुझे पैसे दे रहे हो। अगर हम लोग पूछें कि मुझे पैसे कौन दे रहा है या मुझे पैसे जो है किसने दिया है या पैसे कौन दे रहा है, तो उत्तर में हमें क्या मिल रहा है? तुम। मुझे पैसे कौन दे रहा है, उत्तर में क्या मिला है आंसर में? तुम। तो ये होता है हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। तो कर्ता को ढूंढने के लिए हम किससे प्रश्न करेंगे? हु से। हु से प्रश्न करने पर जो उत्तर में मिलेगा वही होता है हमारा सब्जेक्ट। कोई जरूरी नहीं है कि एक वाक्य में केवल एक ही शब्द सब्जेक्ट हो या पहला शब्द सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है वाक्य में, और सब्जेक्ट एक से ज्यादा शब्द भी हो सकते हैं। तो हु से प्रश्न करो, जितना भी शब्द आपको मिले आंसर में वही आपका सब्जेक्ट होगा। दूसरा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे कहा गया मेरा बड़ा भाई दिल्ली जा रहा है। तो बच्चों इस वाक्य में हु से प्रश्न करो सब्जेक्ट ढूंढने के लिए, पूछोगे कौन दिल्ली जा रहा है, तो आंसर में आपको मिलेगा मेरा बड़ा भाई। कौन दिल्ली जा रहा है? मेरा बड़ा भाई। तो देखो 1 2 3, यहां पे 3 वर्ड हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। तो कहने का मतलब है केवल एक ही शब्द या पहला शब्द सब्जेक्ट नहीं होता। हु से प्रश्न करो और आंसर में जितना कुछ मिले वो सारा का सारा सब्जेक्ट होता है। तो यहां पे सब्जेक्ट आपका है यू, और यहां है मेरा बड़ा भाई यानी माई एल्डर ब्रदर। ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट को कैसे ढूंढते हैं? हु मीन्स होता है कौन या किसने से प्रश्न करने पर जो कुछ भी उत्तर में मिलेगा वो होता है हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को ढूंढना हम लोगों ने समझ लिया। अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ पे, आगे देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढें। तो बच्चों ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। और किसी भी वाक्य में हम ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे उसको जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ऑब्जेक्ट होते कितने प्रकार के हैं। तो ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बच्चों बोलते हैं प्रत्यक्ष कर्म, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर्म। जो प्रत्यक्ष कर्म होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये कोई निर्जीव चीज होती है, कोई नॉन लिविंग बीइंग्स यानी कोई निर्जीव वस्तु या कोई निर्जीव चीज। ठीक है, ये निर्जीव वस्तु होती है, नॉन लिविंग बीइंग्स। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये आपका सजीव होता है, लिविंग बीइंग्स होता है, लिविंग वन। ठीक है, ये सजीव होता है, ये कोई सजीव वस्तु होती है। तो बच्चों अब हमने देखा हमारा ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो किसी भी वाक्य में अगर हमें ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो हम ढूंढेंगे कैसे? तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए आपके पास एक प्रश्नवाचक शब्द है व्हाट मीन्स होता है क्या। व्हाट मीन्स क्या से प्रश्न करने पर जो उत्तर में मिलेगा वो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा जो है हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग करते हैं होम मीन्स होता है किसे,
या फिर किसको, किसे या किसको। तो किसे या किसको से प्रश्न करने पर हमें जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। तो किसे या किसको से प्रश्न करने पर बच्चों हमें क्या मिलता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब प्रश्न ये आता है कि क्या एक वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट होता है या दोनों हो सकते हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। हम देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे ये देखो पहला उदाहरण है, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो अब हम इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढने के लिए जो अभी मैंने बताया आपको, हु से प्रश्न करो कौन पढ़ाता है, मैं, सब्जेक्ट मिल गया आपको, ठीक है। अब देखते हैं हम व्हाट से प्रश्न करते हैं, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं। तो मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूं, आंसर में मिल रहा है अंग्रेजी, आंसर में मिल रहा है अंग्रेजी। और अंग्रेजी बताओ बच्चों सजीव है कि निर्जीव है, नॉन लिविंग बीइंग्स है, निर्जीव है। तो व्हाट से प्रश्न करने पर हमें निर्जीव यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिला कि नहीं मिला, तो इंग्लिश जो है आपका निर्जीव है, ठीक है। और दूसरा प्रश्न करते हैं, किसको पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी किसको पढ़ाता हूं या मैं अंग्रेजी किसे पढ़ाता हूं। तो आंसर में मिला तुम्हें। तो देखो एक ही वाक्य में हमें दोनों ऑब्जेक्ट मिल गए, निर्जीव यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सजीव यानी तुम्हें, यू। तुम बताओ जिंदा हो कि जो है निर्जीव हो, सजीव हो ना। तो क्या हो गया, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुम से प्रश्न करने पर ये भी मिल गया। तो हम देखते हैं कि एक वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आ सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट भी आता है, दोनों भी आता है, ठीक है, सजीव भी आता है, निर्जीव भी आता है और दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। तो अच्छा, इसका एक रूल होता है, मान लो अगर मैंने ये वाक्य जो है ट्रांसलेट किया, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच यू इंग्लिश। और इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, आई टीच इंग्लिश टू यू। तो बच्चों यहां पर हमने देखा कि जब दो ऑब्जेक्ट एक साथ में आते हैं, अगर हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में, तो हम सिंपल तरीके से बनाते हैं। लेकिन अगर हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे यानी निर्जीव वाले को पहले लिखेंगे, सजीव को बाद में, तो बीच में आपको टू लिखना है, ठीक है, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना है। अगर हम पहले निर्जीव को लिखेंगे बाद में सजीव को, तो प्रीपोजिशन टू लिखना है, ठीक है। तो अब बच्चों हम लोगों ने जो है ऑब्जेक्ट ढूंढना भी सीख लिया कि ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और देखते हैं एग्जाम्पल, वह मुझे पीटती है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, वह मुझे पीटती है। कौन पीटता है, वह, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और किसको पीटती है, तो आंसर में मिला मुझे। हमने होम से प्रश्न किया, किसको से प्रश्न किया, तो आंसर में मिला मुझे। तो ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक वाक्य में देखो केवल एक ही ऑब्जेक्ट आया है। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, मैं एक पुस्तक खरीदता हूं। तो कौन खरीदता है, मैं, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। कौन से प्रश्न करो सब्जेक्ट मिलता है। और क्या खरीदता हूं, आंसर में मिला एक पुस्तक। तो पुस्तक बताओ बच्चों सजीव है कि निर्जीव है, निर्जीव है ना। और हमने व्हाट से प्रश्न किया और हमें मिल गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
तो हमने व्हाट से प्रश्न किया, हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी निर्जीव वस्तु मिल गई। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी वाक्य में हु से प्रश्न करने पर सब्जेक्ट मिलता है, व्हाट से प्रश्न करने पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है और whom से प्रश्न करने पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। अब देखते हैं क्या कोई वाक्य बिना ऑब्जेक्ट के भी होता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, रानी बाजार जाती है, रानी बाजार जाती है, तो इसको बोलते हैं रानी गोज टू मार्केट, गोज टू मार्केट। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप लोगों का जवाब क्या आएगा? जवाब आने से पहले ये देखिए कि हम जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या हम उससे प्रश्न कर रहे हैं। तो पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, कौन बाजार जाता है, तो आंसर में मिलेगा रानी, तो रानी तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और क्या जाती है, व्हाट से प्रश्न करो, क्या जाती है, सटीक आंसर नहीं मिल रहा है। किससे जाती है, फिर भी सटीक आंसर नहीं मिला। अब हम व्हेयर से प्रश्न करेंगे, कहां जाती है, तो आंसर में मिलेगा मार्केट, बाजार। कहां जाती है यानी व्हेयर, व्हेयर से प्रश्न करने पर मिला कि बाजार जाती है। तो क्या मैंने आपको बताया है कि व्हेयर से प्रश्न करने पर भी ऑब्जेक्ट मिलता है? नहीं ना। तो whom और what के अलावा किसी अन्य शब्द से प्रश्न करने पर जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। what से प्रश्न करोगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, whom से प्रश्न करोगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और who से प्रश्न करोगे तो सब्जेक्ट। तो बच्चों हम लोगों ने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढना अच्छे से सीख लिया है। ठीक है, अब देखते हैं कि वर्ब, वर्ब क्या होता है। जैसे कोई वाक्य है, ठीक है, मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं। तो बच्चों वर्ब वो शब्द होता है, वो चीज होता है जिसको हम व्हाट डू यानी जिस टेंस में, जिस भी टेंस में जो एक्शन वर्ड है उसी टेंस में डू का यूज करेंगे तो हमें वर्ब मिलेगी। जैसे मैं खेलता हूं तो व्हाट डू आई डू, मैं क्या करता हूं। ठीक है, तो आंसर में मिलेगा खेलता हूं, यानी जो एक्शन हो रहा होगा वही आपका जो है वर्ब होता है। जहां पे कोई काम हो रहा होता है वही शब्द आपका वर्ब होता है। जैसे मैं बैठा हूं, तुम बैठे हो, ठीक है, तुम बैठे हो, तो इसमें काम कौन सा है, काम क्या है, बैठना। तो बैठना क्या हो गया, वर्ब हो गया, यू आर सिटिंग। ठीक है, ये वर्ब हो गया। ठीक है, राधा गा रही है, राधा गा रही है, तो राधा क्या कर रही है, काम क्या हो रहा है, गाने का। तो राधा गा रही है, तो यहां पे गाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो वर्ब को हम कैसे पहचानते हैं बच्चों, जो भी काम हो रहा होगा, किसी भी वाक्य में जो भी काम हो रहा होता है वही हमारा वर्ब होता है। और कोई भी वाक्य सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से ही बनता है। ठीक है बच्चों, तो हमने सब्जेक्ट को, वर्ब को और ऑब्जेक्ट को ढूंढना बहुत अच्छे से सीख लिया है। अब देखते हैं कंप्लीमेंट क्या होता है। कंप्लीमेंट को हिंदी में कहते हैं पूरक, उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, ही इज ए टीचर। ही इज ए टीचर। अब इस वाक्य में देखो, जो वर्ब यानी क्रिया की पूर्ति करता है, ठीक है, क्रिया को एक अर्थ प्रदान करता है, वो होता है वर्ब का कंप्लीमेंट। तो ही इज, अगर हम यहां से टीचर को हटा दें तो ही इज, इसका कोई मतलब निकल रहा है, इज यानी वर्ब जो है उसका कोई मतलब निकल रहा है, नहीं निकल रहा है ना। तो देखो यहां पे जो टीचर शब्द है वो इस जो है वर्ब का क्या है, पूरक है। तो ये क्या हो गया, कंप्लीमेंट। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका पूरक। जो कोई भी शब्द किसी क्रिया के अर्थ को पूरा करता है वही होता है आपका कंप्लीमेंट। जैसे आई वॉज ए किंग, आई वॉज ए किंग, मैं एक राजा था। अगर यहां पे किंग को हटा दें तो आई वाज का कोई मतलब निकलेगा,
नहीं निकलेगा ना, लेकिन किंग शब्द क्या है, इस वाज यानी जो वर्ब है इसकी पूर्ति कर रहा है, इसके अर्थ की, ठीक है, इसको एक अर्थ दे रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, कंप्लीमेंट हो गया। ठीक है बच्चों, तो जब कोई भी शब्द किसी क्रिया का जो है अर्थ पूरा करता है, किसी क्रिया को एक अर्थ प्रदान करता है, तो वो शब्द जो है उस क्रिया का कंप्लीमेंट कहलाता है। तो हम लोगों ने सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट चारों किसी भी वाक्य में ढूंढना अच्छे से समझ लिया है। सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम हु से प्रश्न करते हैं, हु। ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम व्हाट या फिर हुम से प्रश्न करते हैं। अगर हम व्हाट से प्रश्न करेंगे तो वो आपका होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और अगर हम हुम से प्रश्न करेंगे तो वो होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी सजीव और निर्जीव। तो निर्जीव मिलेगा व्हाट से और सजीव मिलेगा हुम से। कंप्लीमेंट क्या होता है, किसी क्रिया को अर्थ देने वाला शब्द, किसी क्रिया को जो है अर्थ प्रदान करने वाला शब्द क्या होता है, कंप्लीमेंट होता है। और जो वेक्शन वर्ड हो रहा होता है किसी भी वाक्य में, वो आपका वर्ब होता है। तो बच्चों हम लोगों ने सारे बेसिक्स जो है क्लियर कर लिए हैं। अब आती है टेंस की बारी। टेंस को हम लोग वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एक एक टेंस को पहले उसका आइडेंटिफिकेशन, पहचान पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, कौन सी वर्ब की फॉर्म यानी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, उसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।